मित्रों, आज मैं जिस पुस्तक की चर्चा करने जा रहा हूँ वह पुस्तक है राय बहादुर हीरालाल जी की इन डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन इन द सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार। यह पुस्तक 1916 में प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक की आप छवि देखिए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, राय बहादुर हीरालाल जी मध्य प्रदेश और पूरे देश के तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस के वो प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट, इतिहासकार, साहित्यकार, भाषा शास्त्री, मानव विज्ञान वैज्ञानिक, कई चीज़ उनके उपाधि दिया जा सकता है क्योंकि उनकी जो कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा है। आज जिस पुस्तक की चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन इन सीपी एंड बरार। सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, तो वो जो 1956 से पहले का, यानी महाराष्ट्र का एक हिस्सा और मध्य प्रदेश दोनों का हिस्सा जुड़ा हुआ था, जिसको हम सीपी एंड बरार कहा जाता था। तो उस क्षेत्र में तत्कालिक भौगोलिक जितने भी जिले थे, उन जिलों की महत्वपूर्ण जो शिलालेख था, उस शिलालेखों का इस पुस्तक में जानकारी है। संक्षिप्त जानकारी है, कुछ जगह विस्तृत जानकारी भी है। राय बहादुर हीरालाल ने यह पुस्तक तैयार करने के लिए अपने पूर्व किए गए बहुत से रेफरेंसेस का सहारा लिया है, कन्निमुंगम या वेगलार आदि के वर्क का सहारा लिया है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि वो उन्होंने स्वयं भी अध्ययन किया है उन शिलालेखों का। मसलन जैसे अपन बात करते हैं, इसमें कंवर्धक यानी भोरम देव के मड़वा महल अभिलेख का भी जिक्र है, उसकी जानकारी है थोड़े विस्तृत रूप में। अब उस जो जानकारी है वहाँ, उसमें राजवंशों का नाम है, भोरम देव के हैहयवंशी राजाओं की उत्पत्ति कथा है, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे बदलाव हुआ उसका नाम है। इसके अलावा शिलालेख में किन किन भौगोलिक नामों का जिक्र है वो है, और उससे जो अग्रहार के लिए जो ब्राह्मण जिसको दिया गया दान, उसका नाम है, गांव का नाम है रजपुरा। तो इससे ये एकदम स्पष्ट है कि राय बहादुर हीरालाल ने उस अभिलेख को पढ़ा था। जरूर उनकी योजना में ये नहीं था कि वो पूरा शिलालेख का अनुवाद करें। उनकी योजना थी कि उस शिलालेख का जो बेसिक चीज़ है उसको और ला दिया जाए किताब में, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और उसके बाद पाठक उस शिलालेख के महत्व को, जो बेसिक है, उसको जान जाए। हाँ, किस राजा ने क्या क्या किया, कौन से स्तुति है, ये सब को छोड़ दीजिए। लेकिन इस किताब की भूमिका को, प्रिपरेटरी नोट्स को पढ़ें, इसमें स्पष्ट है कि उनकी योजना तो पूरे शिलालेख के श्लोकों की अनुवाद सहित पूरी एक विस्तृत रूप से प्रकाशित करने की थी। और उन्होंने 1909 में डॉक्टर जॉन मार्शल, प्रसिद्ध इतिहासकार, के सामने ये योजना प्रस्तुत की थी। लेकिन बाद में जब उनके बदले में डॉक्टर जे.पी. वोगेल आए, तो उन्होंने इस योजना को बदल दिया और कहा कि इतने बड़े जिले में और कोई व्यवस्थित राजवंश नहीं है, तो इस तरह के एक एक शिलालेखों का अनुवाद देना संभव नहीं। ऐसा कह के और ये योजना को बदल दिया। तो राय बहादुर ने कि भाई कहा कि कम से कम इतना काम तो हो जाए, इसलिए उन्होंने इस योजना को स्वीकार कर लिया। हालांकि एक दो जगह विस्तृत भी दी है। यहाँ ये भी बताना जरूर होगा कि बाद में ये जो योजना थी उनको वी मिरासी ने पूरा किया। 1955 में जो उनकी शिलालेखों की किताब है, उसकी जो दूसरा भाग है, नाम मैं बता देता हूँ, है वो मेरे पास, कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम वॉल्यूम 4 का जो सेकेंड पार्ट है, इंस्क्रिप्शन ऑफ द
कलचुरी चेदी ईरा में पूरे कलचुरी राजवंश, चाहे वह मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, तो अनुवाद सही करता है। ये योजना पहले राय बहादुर हीरालाल की थी, लेकिन ये पूरी नहीं हुई। फिर भी इसमें जो उन्होंने किया है वो बहुत बड़ी बात है। इसमें पूरे यदि आप देखिए इस किताब में तो 243 शिलालेखों को शामिल किया गया है, जो CPS बरार के अलग अलग जिलों के हिसाब से उसको बांटा गया है। तो इसमें हमारे जो कबीरधाम क्षेत्र के यानी भोरमदेव क्षेत्र के जो शिलालेख है वो भी हैं। तो हम आज अपनी चर्चा का केंद्र उन फड़ी नागवंश या भोरमदेव क्षेत्र से संबंधित शिलालेखों पर ही कर पाएंगे, क्योंकि इतना विशाल वर्ग है कि सारी चीज़ों को कर पाना संभव नहीं है। तो देखिए इसमें कवर्धा स्टेट करके उन्होंने अलग वर्गीकृत किया इधर, और उसमें जो शिलालेख है उनको क्या है, बोरमदेव टेम्पल इंस्क्रिप्शन, बोरमदेव लिखते हैं, मंडवा महल इंस्क्रिप्शन ऑफ 14, कंकाली इंस्क्रिप्शन, कवर्धा इंस्क्रिप्शन और सती इंस्क्रिप्शन, ऐसा 5 श्रेणियों में इन्होंने बांट के इस क्षेत्र के शिलालेखों को दिया है। तो हम इसको देखते हैं क्या करते। कवर्धा लिखा है KWARDHA, किताब 1916 की है, कवर्धा स्टेट। इसमें पहले लिखते हैं इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, इन्होंने कुछ इंस्क्रिप्शन को इम्पॉर्टेंट माना है। उसके अंतर्गत पहला है बोरमदेव टेम्पल इंस्क्रिप्शन इन सीटू मतलब वो शिलालेख उस समय वहीं पर थे। तो देखो इसमें क्या, नियर द विलेज छपरी 11 मील्स ईस्ट ऑफ कवर्धा देयर इज एन ओल्ड टेम्पल ऑफ विष्णु पॉपुलरली नोन एज बोरमदेव। अब विष्णु का टेम्पल इन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि कनिंघम ने उनको विष्णु का कह दिया था, हालांकि बाद में इतिहासकारों ने उसको स्वीकार नहीं किया। ऑन अकाउंट ऑफ गोंड हैविंग यूटिलाइज्ड इज अ साइन ऑफ देयर गॉड व्हेन दे वेयर एसेंडेंट। उसी बात को लिखा कि बाद में जब गोंड शासकों का प्रभुत्व हुआ उधर, तो उन्होंने एक अपने देवता के रूप में उसे प्रचारित किया, ऐसा इनका भी कहना है। द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन हियर इज ऑन द पेडिस्टल ऑफ लार्ज फिगर ऑफ बियर्ड मैन सिटिंग विद ज्वाइंट हैंड विच जनरल कनिंघम कंसिडर्ड टू बी द राजास रिलीजियस एडवाइजर। योगी की मूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जो मंडप में अभी भी गर्भ भी की तरफ मुँह करें तो मंडप में दाहिनी और योगी की मूर्ति है जो हाथ जोड़े है, उसके उस मूर्ति में 4 अभिलेख है, 2 ऊपर में और 2 पेडेस्टल में यानी चौकी में जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है। देयर आर 4 रिकॉर्ड ऑन इट, बताया उन्होंने। द फर्स्ट गिव्स अ नंबर ऑफ नेम्स अपेरेंटली ऑफ द टेम्पल बिल्डर्स रिलीजियस एडवाइजर्स, कुछ योगी के बारे में है जानकारी, उसके बारे में है। इन द सेकंड इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ हिज वाइफ सन एंड डॉटर आर गिवन, यानी राजा के लक्ष्मण देव राय के या तो पत्नी हो, देवी कहा गया तो पत्नी भी हो सकते हैं, पुत्री तिला देवी, सिंधु देवी, घाला देवी, ये उनके बारे में है, वो पुत्री हो सकती हैं या पत्नी। इन द थर्ड ऑफ द डेट इज गिवन 840 संवत 840, इसको हम कलचुरी संवत मानते हैं, इस हिसाब से 1088 नवासी हो जाता है 11वीं शताब्दी। ड्यूरिंग द रीन ऑफ गोपाल देव एंड द फोर्थ गिव्स द नेम्स ऑफ मेसन। ये किसके बारे में, गोपाल देव के बारे में, इसी कारण तो 11वीं शताब्दी के कारण गोपाल देव को मंदिर निर्माता के समान बताए थे। और जो चौथा है वो द नेम्स ऑफ मेसन, यानी जो मिस्त्री था, जो मूर्तिकार था, उसका नाम है। The year apparently belonged to the Kalchuri era and in these circulated 188 AD, 1188 बता दिया। गोपाल देव was evidently a local chief under the sovereignty of the रतनपुर king, ठीक है, गोपाल देव को हम रतनपुर के कलचुरियों का निहस्त मानते हैं। He may be identical with the गोपाल देव of the पुजारी पाली इंस्क्रिप्शन। पुजारी पाली इंस्क्रिप्शन में हमने कहीं एक और गोपाल देव का जिक्र आता है पुजारी पाली में, लेकिन बाद में अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि वो गोपाल देव कोई और हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि दोनों सेम हो, लेकिन दोनों सेम हो कि हमारे पास अभी पर्याप्त
प्रूफ नहीं मिल पाते हैं, इसलिए उसको ज़्यादातर अलग ही मानते हैं। द प्रिंसिपल इमेज ऑफ द टेम्पल इज दैट ऑफ लक्ष्मी नारायण on the pedestal with the name that obliquent Jogi Magradha with the figure 700 is inscribed। देखो, एक तो राय बहादुर हीरालाल जी कनिंघम के प्रभाव में आके इसको विष्णु मंदिर मानते हैं। दूसरी बात ये कि विष्णु लक्ष्मी की एक मूर्ति का जिक्र करते हैं जिनके पाद तल में जोगी मगरध्वज 700 लिखा हो। तो ऐसा कोई मूर्ति अभी भोरम देव में तो नहीं है, नहीं हमारी जानकारी में है कि ये मूर्ति राय बहादुर हीरालाल जी के समय था या कनिंघम के समय। तो ये मूर्ति कहाँ है मैंने पचराही में जरूर एक मूर्ति है जिसके पाद तल में जोगी मगरध्वज 700 है, लेकिन वो यह मूर्ति नहीं है। ना ही भोरम देव मंदिर के दक्षिणी दीवार में भी जोगी मगरध्वज 700 है, लेकिन इन्होंने देखो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के पाद तल में जोगी मगरध्वज 700 कहा है। ये उस समय था, लेकिन आज वो मूर्ति कहाँ है इसकी हमें जानकारी नहीं। ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल देयर इज द मॉडर्न इंस्क्रिप्शन ऑफ द संवत 1608 AD 1551। दक्षिणी दीवार अभिलाष में संवत 1608 ईस्वी संवत है ये, उस हिसाब से 1551 हो जाता है। विच वॉज ओरिजिनली रीड एज 160 इक्विवेलेंट टू AD 103 106। पहले इसको त्रुटिवश संवत 160 पढ़ा जाता था, इसलिए यह ईस्वी सन 103 हो जाता था और इसकी प्राचीनता प्रकट की जाती थी, लेकिन यह सत्य नहीं था, ये एक्चुअली 1608 ही है, मैं गलत पढ़ा गया था। एंड वाज कोटेड एज द प्रूफ ऑफ द एंटिक्विटी ऑफ द गोंड रूल इन द छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में गोंड रूल के प्राचीनता के बारे में इसको कहा जाता था, तो ये बात सत्य नहीं है। 16 अब दूसरा अभिलेख की जो जिक्र करते हैं राय बहादुर जी, मंडवा महल इंस्क्रिप्शन 14 इन सीटू, यानी इस समय वहीं था अभिलेख। मंडवा महल अभिलेख जो ग्रंथ अभी महंत घासीदास संग्रहालय में रखा, इसके बारे में क्या लिखते हैं। 14 इज द विलेज अबाउट 11 miles फ्रॉम कवर्धा इन अ टेम्पल नोन एज मंडवा महल देयर इज अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन ऑन अ स्लैब containing 37 lines which recorded the construction of Shiv temple by King रामचंद्र। रामचंद्र ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया, इसके बारे में मंडवा महल अभिलेख में जानकारी है। बोर्न ऑफ द फनी और नागवंश एंड मैरिड टू अंबिका देवी ऑफ द अहव लाइनेज। अहवंशी कुमारी अंबिका देवी से इनका विवाह हुआ था, ये भी उस अभिलेख में है। इट गिव्स द लीजेंड ऑफ द ओरिजिन ऑफ द नागवंशी somewhat resembling that of the Ahavans who claimed a serpent and a mare to be their original ancestor। अब इसमें जो फणी नागवंश की उत्पत्ति की कहानी है वो कलचुरियों की उत्पत्ति की कहानी से मिलती है। इन कलचुरियों ने अपनी उत्पत्ति एक सांप और एक घोड़ी के मिलन से जो संतान की उत्पत्ति की बात कही थी, उससे मिलते जुलते ही फणी नागवंशी की कहानी जो इस अभिलेख में है कि जातुकर्ण की पुत्री मिथिला और एक शेष नाग से संपर्क हुआ। तो ये कहानी ऐसा प्रतीत होता है कि फणी नागवंशियों ने कलचुरी के प्रभाव में आकर इस कहानी का उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा मान सकते हैं। Our record relates that a serpent got enamored of Mithila, the beautiful daughter of the sage Jatukarn, बताया मैं। He therefore assumed the human form of and had intercourse with her। नाग ने ह्यूमन रूप में लेकिन उसके साथ संबंध स्थापित किया। Their issues was अहिराज, अब उनके जो संतान हो अहिराज, वही फणी नागवंश का पहला राजा बना। Who having conquered the neighboring chiefs set himself up the king। और उसने आसपास के छोटे मोटे जो चीफ रहे होंगे, छोटे मोटे सामंत जमींदार जैसे, उसको जीत कर बोरम देव में अपना एक बड़ा राज्य बनाया। द किंग हु फॉलोड हिम आर शोन इन द जीनोलॉजिकल टेबल। अब उसमें जो वंशावली दिया है उसको राय बहादुर हीरालाल ने पूरे ये दिया है, आप इसको देख सकते हैं। मैं पढ़ देता हूँ, समझ में ना आएगा। पहला राजा हुआ अभिराज, फिर दूसरा राजल्ला, फिर तीसरा धरणीधर, चौथा महिमदेव, पांचवा सर्ववंदन,
या शक्तिचंद्र, प्रश्नवाचक चिन्ह है शक्तिचंद्र में। छठवां गोपाल देव, सातवां नलदेव, आठवां भुवनपाल देव। अब ये आठवां भुवनपाल देव के दो बेटे होते हैं, कीर्तिपाल और जयत्रपाल। तो ये कीर्तिपाल वाला जो बड़ा बेटा था उधर से वंश नहीं चल के, हो सकता है वो संतानहीन रहे होंगे, इधर से चलता है, किससे, जयत्रपाल। फिर उसका बेटा 11वां महिपाल, 12वां विषमपाल, 13 जानहू, 14 जनपाल आर विजनपाल आर जवपाल, शायद वो शिलालेख में नाम पढ़ने में दिक्कत है। 15वां है यशोराज, 16वां है कन्नड़ देव, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, अथवा वल्लभ देव, दोनों में इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह, शायद पढ़ने में अभिलेख में दिक्कत होगी। 17वां लक्ष्मण वर्मा। अब ये लक्ष्मण वर्मा के दो बेटे होते हैं, खड़गदेव और चंदना, खड़गदेव चंदना। तो देखो इधर बड़ा बेटा खड़गदेव, उसका वंश चलता है। 19वां खड़गदेव का बेटा भुवनकमल, 20वां अर्जुन देव, 21वां भीम, 22वां भोज। अब ये भोज का संतान न होने के कारण जो 23वां नंबर आता है वो किधर से आता है, तो वो जो 18वां नंबर का खड़गदेव था उसका भाई चंदना बताते हैं, उसका बेटा था विजना, उसका बेटा मालू गिदेवा, 23वां लक्ष्मणा, उसका बेटा लक्ष्मणा, इधर भोज थे, 23वां इधर का लक्ष्मण आता है। फिर 24वां रामचंद्र देव। अबे रामचंद्र देव के दो बेटे अर्जुन और हरपाल। इसके बाद ये वंशावली चूंकि 1349 ईस्वी का है यहीं तक है। उसके बाद देव के कौन कौन राजा हुए और कुछ नाम जरूर आते हैं, लेकिन इनको हम हरपाल और अर्जुन देव से जोड़ पाए ऐसा नहीं मिल पाता, और ऐसा प्रतीत होता है कि यानी ये 14वीं शताब्दी का है, तो 14वीं शताब्दी की आखिर या 15वीं शताब्दी शुरुआत तक ऐसा प्रतीत होता है कि हरिनागवंश का साम्राज्य खत्म हो गया होगा। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि गढ़ामंडला के गौड़ शासकों का प्रभाव पड़ा होगा, ऐसा माना जाता है। It would appear that the succession deflected twice from the direct line. 2 बार डायरेक्ट लाइन से वंशावली में क्रम बदला है, मैं बताया। For 9th generation up to कीर्तिपाल, यहाँ ये बताया कीर्तिपाल, it went in a direct line. The 10th king जयत्रपाल was a brother of कीर्तिपाल, ये मैं बताया, who apparently had no son to succeed him. The 12 descendant of Jayatrapal succeeded one after the other. The last king Bhoj begins succeeded by the Lakshmana, a great grandson of his great great grand uncle. ये जो बताया कि कैसे बदला उसी को बताया है। लक्ष्मण सन was रामचंद्र, 24वां, ठीक है। द 20th डिसेंडेंट फ्रॉम द ओरिजिनल एंसेस्टर अहिराज, ये अहिराज से लेकर 24 से राजा तक। अब 25वें में अर्जुन और हरपाल से कैसे चला उसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिलती। द इंस्क्रिप्शन इज डेटेड इन विक्रम सक 1406, 1406 विक्रम संवत है ये, अर्थात 1349, bearing the name Jay, which makes it clear that the year intended was that of the Vikram era, as the cycle year Jay was current in Vikram Samvat 1406 AD 1349, 1349. This record shown that Kavardha and the neighboring country were under the sway of the Nagvanshi kings for a period of about 500 years. लगभग 500 साल तक हरिनागवंशियों के प्रभाव में यह क्षेत्र रहा। Commencing from the beginning of the 9th century, लगभग 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ होगा। A little before the advent of the कलचुरीज और है टू छत्तीसगढ़, कलचुरियों के अधीनस्थ के रूप में
Apparently, the Nagvansis became the feudatories of the Kalchuris and continued to rule under their protection for a long time. अब ये कलचुरियों के अंदर में थे तो कैसे थे, हम कैसे जानते हैं? एक तो रतनपुर से ज़्यादा दूरी नहीं है, वो शक्तिशाली थे और उनके कार्यकाल के दौरान यहाँ अलग फड़ी नागवंश बना रहना उनसे सामंजस्य के बिना संभव नहीं था। दूसरी बात, यहाँ के अधिकांश शिलालेखों में कलचुरी संवत का प्रयोग हुआ है। इससे भी पता चलता है कि वो उनके अधीनस्थ मानते थे, तभी तो उसके संवत का प्रयोग किया। Amongst the king of the dysentery we found two names, Gopal Dev छठवा राजा and Yashopal 15वां राजा, with which are families from other inscriptions found in the local। इनमें से जो यानी गोपाल देव और यशोराज का नाम अन्य शिलालेखों में भी मिलता है। अभी मैंने बताया गोपाल देव संवत 840 योगी की मूर्ति में भी मिला, और ये जो यशोराज का जो अभिलेख है सहसपुर में एक मूर्ति अभिलेख मिला है, उसमें भी यशोराज। तो जाहिर है कि भाई ये आसपास ही में, तो भोरमदेव में ही मिला है। अब ये सहसपुर भी भोरमदेव से दूर नहीं है, तो ये दोनों राजा यानी दोनों गोपाल देव जो यहाँ मिल रहे हैं और दोनों यशोराज एक ही व्यक्ति होने की पूर्ण संभावना है। With such as familiars from other inscriptions found in the locality. Gopal Dev's name occurs in the Bhoramdev temple about a mile away from our inscriptions ले बताया वही। It is dated in the Kalchuri year 840 or 1088 ईस्वी, which at the Sahaspur only 21 miles away from Chaura. There is a record of Yasodhaj dated in Kalchuri year 934 934 या ये संवत 934 या 1182 ईस्वी। तो ये एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आती है जो इन्होंने बताया है कि भाई गोपाल देव छठवा राजा है और यशोराज 15वां, 9-6, तो इनके बीच में 9 राजा हैं, लेकिन साल को देखोगे तो इन दोनों का संवत 840, ये गोपाल देव 1088 में, और जो यशोराज का है उनके बीच केवल अंतर जो है 1182 में आता है। तो 1088 और 1100, यशोराज जो है संवत 934 का है यानी 1182 का है, और गोपाल देव संवत 840 यानी 1088। तो 1088 से 1182 के बीच केवल 94 साल है, 94 ईयर, और 9-6 और 6 और 15 के बीच 9 राजा कैसे बदल सकते हैं? केवल 14, बहुत कम समय मिल रहा है। तो इसका एक कारण हो सकता है कि भाई ये तो कई कल्पित नाम जुड़ जाते हैं। बताया भी राय बहादुर हिलाल भी वही कह रहे हैं कि कई कल्पित नाम वंशावली में जुड़ जाने से ऐसा हो सकता है कि वो सम्मान में कुछ नाम जुड़ गए हों और वो वास्तविक ना, ऐसा एक संभावना हो सकती है, क्योंकि इनको शिलालेखों में इतना अतिशयोक्ति भी रहा करता है। तो हमें ये मानना ही ज़्यादा दोनों को अलग माने, ये दोनों को पाल दे कोई यशोराज, तो इसमें त्रुटि होने की संभावना कम है। अब बनिस्बत ये मानने में कि कल्पित नाम हो सकते हैं या कुछ शिलालेख में कुछ दिक्कत है, ये जो भी हो, तो ये एक बात है। अब देखिए, द जियोग्राफिकल नेम्स मेंशन्ड इन द रिकॉर्ड आर चौरापुरा, द संकरी रिवर, समकरी लिखा है, संकरी रिवर, रजपुरा एंड कुंभीपुर। चौरापुरा टू द ईस्ट ऑफ विच द टेम्पल वॉज बिल्ट। अब चौरापुर तो वही चौरा है जो आज का गांव है जहाँ मंदिर है। इज द अनडाउटली द विलेज चौरा विथ इन whose limits the temple still lies, and समकरी is the समकरी लिखा है माँ, वो संकरी नदी है, ठीक है, आज भी है, उसी के किनारे मड़वा महल मंदिर है। रिवर विच इज अबाउट द क्वार्टर ऑफ मील अवे। रजपुरा was the village granted for the supply of the offering to God। राजापुरा नामक एक गांव का जिक्र है जो देवता के भोग राग के लिए दिया गया, तो वो थोड़ी दक्षिण में रजपुरा गांव है, अभी भी है वो, तो जाहिर है ये रजपुरा वही है।
अब कुंभीपुरी इज नॉट ट्रेसेबल। अब ये कुंभीपुरी गांव कौन हो सकता है? आसपास के गांव में इससे समानता वाला कोई गांव ही नहीं मिलता। जरूर पंडरिया ब्लॉक में कुम्ही है, तो क्या कुंभी से कुम्ही हुआ होगा? तो कुंभी से कुम्ही कोई गांव हो तो उसको डिटेल स्टडी करके संभावना पे पता लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम ये नहीं जानते ना भोरम देव के आसपास में एक कुंभीपुरी से मिलता कोई गांव हो। लेकिन कई बार दूर के गांव को भी दे देते थे कुछ। तो इसमें ये शोध का विषय है कि ये मड़वा महल विलेज में जो कुंभीपुरी है तो कौन सा गांव है। इट वॉज गिवन एट द सेम टाइम एज अग्रहार टू द ब्राह्मण नेम्ड महेश। महेश नामक ब्राह्मण को एक कुंभीपुरी था, वो अग्रहार के रूप में, यानी उनके जीवन निर्वाह के लिए। तो ये महेश नाम का ब्राह्मण पुजारी रहा होगा वहाँ का। द रिकॉर्ड विच इज इन वर्स वाज कंपोज्ड बाय दक्षिणी ब्राह्मण विट्ठल। और जो छंदबद्ध किया ये दक्षिणी का कोई ब्राह्मण था, विट्ठल। देखो दक्षिणी ब्राह्मण जो सभ्यता से काफ़ी संपर्क में रहा है, मैदानी एरिया से, ये भी विट्ठल। विच सीम टू अकाउंट फॉर द क्यूरियस वे इन विच ही हैज इंडिकेटेड द ईरा, calling it विक्रम शक। The last word शक used in the phrase is merely an equivalent of the year। अब देखिए, मैं कहा कि पहले भी मैंने कहा कि राय बहादुर हीरालाल ने सभी लेख को पढ़ा था। तो इसका कारण है कि भाई इतना गांव का एक एक नाम बता रहे हैं, विट्ठल का नाम बता रहे हैं, महेश ब्राह्मण का, किन्होंने अभिलेख दर्ज किया। तो ये बिना अभिलेख को पढ़े तो संभव नहीं होता। कनिंघम ने नहीं पढ़ा था 82 में, जब वो आए 18 से कहीं स्पष्ट लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ कवर्धा राजवंश के पुराने डॉक्यूमेंट इधर उधर मिलते हैं। तो राजपुरोहितों का अनुवाद में तो राजाओं का वंशावली ही रहता है। तो वो उन्होंने नहीं पढ़ा हो रहा